So, first of all, welcome everyone. हम अपने डेटा एनालिसिस विद पाइथन पैंडास की क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जिस क्लास को डिस्कस करें या आज जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कनेक्टिंग माई एसक्यूएल डेटाबेसेस और डेटा एनालिसिस विद पाइथन। माई एसक्यूएल ये एक RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए हमारी कोई ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग कंपनी का काम होता है प्रोडक्ट्स की या गुड्स की ट्रेडिंग करना। तो हमारी ट्रेडिंग कंपनी मान लीजिए कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। आप सब लोग ये ऑपरेशन समझते हैं, राइट? कि कोई भी ट्रेडिंग कंपनी क्या होती है, कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है और कंपनी को भी तो सप्लायर्स कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और फिर कंपनी कस्टमर्स को प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। इस टाइप का एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। या अगर आप एक स्कूल की बात करें तो स्कूल में क्या होता है, वहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, बहुत सारे क्लासेस होती है, एक में कोर्सेज होते हैं, ट्रांसपोर्ट होता है, लाइब्रेरी होती है, एक्सेट्रा। इस टाइप के बहुत सारे एंटिटीज होते हैं। तो ये जो एसक्यूएल है या ये माई एसक्यूएल हम जहाँ पे बात कर रहे हैं, एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। हमने शुरुआत से पढ़ा है कि डेटा एनालिसिस हम स्ट्रक्चर्ड डेटा पे अप्लाई करते हैं और जो डेटा टैबुलर फॉर्म में सेव किया जाता है उसको हम लोग एसक्यूएल के थ्रू उस पर क्वेरी कर सकते हैं। लाइक एसक्यूएल एक अलग से, जैसा यहाँ पे लिखा है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो ऑल्दो एसक्यूएल अपने आप में एक अलग ही कोर्स है, पूरा सेपरेट, पर यहाँ पे जो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि माई एसक्यूएल डेटाबेस को हम पाइथन के थ्रू कैसे एनालाइज करें। हम माई एसक्यूएल एंटायरली तो नहीं सीखने वाले, क्योंकि हम ऑब्वियसली आगे सीख सकते हैं, बट अभी के लिए आज के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कुछ भी डेटा एनालिसिस हमने पाइथन पैंडास में सीखी है, हम लोगों ने अलग अलग चैप्टर सीखे हैं। मर्ज सीखा है, पिवट सीखा है, पिवट टेबल सीखा है, हम लोगों ने कॉन्कैट सीखा है, इंडेक्स को चेंज करना, डेट टाइम इंडेक्स एंड ऑल, हम लोग ने ग्राफ्स बनाना सीखा है, अलग अलग मेथड सीखे एनालिसिस के। वो सारे मेथड्स और वगैरह सब अप्लाई करके कैसे एक एसक्यूएल डेटाबेस को, जो कि एक अलग ही सोर्स ऑफ डेटा है, उसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और एसक्यूएल में जो डेटाबेस होता है वो ऐसे छोटे छोटे टेबल्स में स्टोर किया जाता है। तो सबसे पहले जब एसक्यूएल या माई एसक्यूएल का डेटा सेट आपको मिलता है तो ये एक सर्वर पे रन कर रहा होता है, सर्वर पे डेटाबेस होता है। माई एसक्यूएल सर्वर या मेरी डीबी पे ये एक डेटाबेस होता है। तो हम लोगों के पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है XAMPP, XAMPP। इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और माई एसक्यूएल से कनेक्ट करने के लिए, यानी माई एसक्यूएल डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल यूज़ किए जा सकते हैं।
कई लोग इसको कनेक्ट करने के लिए माई एसक्यूएल को डाउनलोड करते हैं अलग से, फिर माई एसक्यूएल वर्कबेंच नाम का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं और फिर इन दोनों की मदद से डेटाबेस मैनेजमेंट किया जाता है या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। हम लोग एक ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं, इसका नाम है जैम। तो ये जैम जो है हमारे कंप्यूटर में माई एसक्यूएल को इंस्टॉल कर देता है और साथ में हमें एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल देता है जिसे हम कहते हैं पीएचपी माई एडमिन। तो इस एडमिनिस्ट्रेटिव टूल पे हम लोग माई एसक्यूएल को रन करते हैं। अब जो है इसके अलावा आप लोगों को अगर ये पूरी प्रैक्टिस करनी है तो आप लोगों को ये जैम्प नाम का टूल डाउनलोड करना पड़ेगा। इसके लिए जैम्प डाउनलोड पे चले जाइए और यहाँ से सिंपली जैम्प को आप जो है जो भी आपके कंप्यूटर का वर्जन है ये आप यहाँ उसके हिसाब से, अगर वो विंडोज़ है या आपका जैम्प लिनक्स के लिए या मैक ओएस के लिए, उसके हिसाब से आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड भी हम लोग कर रहे हैं तो आप ये पूरा प्रोसेस दोबारा से करिएगा। जब जैम्प आपका डाउनलोड हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा, अगर उसको इंस्टॉल करते समय आपको कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बताइएगा, तो आपकी पूरी हेल्प हम लोग करेंगे वहाँ पे। और कुछ वीडियोस भी हम आपको शेयर कर देंगे जिसके थ्रू आपको ये डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करने के प्रोसेस में दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसके बाद आपको अपाचे और माई एसक्यूएल इन दोनों मॉड्यूल्स को रन कर लेना है। अपाचे और माई एसक्यूएल मॉड्यूल को, और जब आपका अपाचे और माई एसक्यूएल मॉड्यूल रन हो जाए इसके बाद आपको एडमिन पे क्लिक कर लेना है। माई एसक्यूएल के सामने लिखे एडमिन पे आपको क्लिक कर लेना है और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा। हम अभी पूरा प्रोसेस फिर से बता देते ताकि आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे से याद हो जाए। माई एसक्यूएल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड और इंस्टॉल करने के कई तरीके हैं। हम लोग यहाँ पे एक बहुत इजी तरीका देख रहे हैं और वो इजी तरीका ये है कि एक जैम्प नाम का टूल आता है, इस या एप्लीकेशन है, इसे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया जाए। जैम्प अपाचे friends.org नाम की साइट पे मिल जाता है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये करीब 150 MB की फ़ाइल है, सिंपल एग्जीक्यूटेबल फाइल है जिसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर आपको इसको इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत आएगी तो आप हमें बताइएगा। अगर आपका ये इंस्टॉल हो जाता है, और मैं ये भी बता दूं जो लोग PHP डेवलपमेंट करते हैं वो भी इसी टूल का यूज़ करते हैं, क्योंकि PHP के साथ में PHP जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके साथ में माई एसक्यूएल का डेटाबेस यूज़ किया जाता है। तो PHP और माई एसक्यूएल डेवलपमेंट के लिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टूल है। कई लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको अगर अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट पहले लोकल में बना के रेडी करनी है तो भी ये टूल बहुत लोग यूज़ करते हैं। माई एसक्यूएल एक बहुत पॉपुलर एसक्यूएल का सिस्टम है और जैसा हमने कहा ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि आपको डेटाबेस क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है, उसे मैनेज करना, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन करना, सब चीज़ों में ये हेल्प करता है। अब इसका मेरा अलग से पूरा एक यूडेमी पे कोर्स भी है। तो ये हमारा कोर्स है एसक्यूएल प्रोग्रामिंग फॉर डेटा एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं हम लोगों ने, स्टेप बाय स्टेप है। तो ये अलग से एक
मैं आप लोगों को दे दूंगा ताकि आप ये सारे चैप्टर्स को पढ़िए, और अगर आपको कोई डाउट्स होते हैं तो मुझे बताइए। हमारे कोर्स में हम लोग, क्योंकि हमारा कोर्स पाइथन के थ्रू डेटा एनालिसिस पे, तो उसमें हम लोग सिर्फ एक आज सिंपल इतना देख रहे हैं कि जब आपका ये PHP माई एडमिन ओपन हो जाता है, यानी जब आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस एक सिंपल सा बन जाता है और ओपन हो जाता है, सपोज कीजिए आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और वो कंपनी आपसे कहती है कि हमारा डेटाबेस माई एसक्यूएल पे है या एसक्यूएल पे है, तो आप कैसे उसको कनेक्ट करेंगे। तो आज आपको ये सीखने में, ये पाइथन के थ्रू ये चीज़ समझने में हेल्प होगी। यहाँ पे देखिए साइड में कैसे डेटाबेसेस दिए गए हैं। जैसे HMS है, ये एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। हम लोग आज इस ट्रेडिंग DB को पढ़ेंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक ट्रेडिंग कंपनी में क्या होता है कि सप्लायर्स जो हैं वो कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं और कंपनी जो है वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट शिपिंग करती है। तो ऐसा एक प्रोसेस होता है, वो शिपिंग करती है। इज द प्रोसेस क्लियर टू यू ऑल? सप्लायर कंपनी को प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, राइट, और कंपनी जो है कस्टमर्स को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आप लोगों को ये प्रोसेस क्लियर है? प्लीज इंगेज। कहीं पे भी यही होता है। इवन आज की डेट में आप देखें, फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी एक तरीके का ऐसा ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है। वहाँ पे भी डिफरेंट सेलर्स जो हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे एनलिस्ट करते हैं और एज अ कस्टमर हम लोग उन प्रोडक्ट्स को परचेज करते हैं। फिर फ्लिपकार्ट जो है, उनके जो डिलीवरी पार्टनर्स हैं, उन डिलीवरी पार्टनर्स या शिपिंग पार्टनर्स के थ्रू वो हमें सामान पहुंचाते हैं। ये कुछ ऐसा ही डेटाबेस, यानी ये जो पूरे ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो वो सारे ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस को कहीं तो स्टोर किया जाएगा ना, ताकि उनकी ऑडिटिंग की जा सके, एनालिसिस की जा सके, उन्हें देखा जा सके कि आज हमें कितने ऑर्डर मिले, उसमें कितने ज़्यादा ऑर्डर फुलफिल हो गए, कितने रिटर्न आए, कितने कस्टमर्स हैं हमारे पास, हमारे कस्टमर कौन कौन शहर से हैं, हमारा टोटल सेल्स कितना हुआ, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, एंड हमारे सप्लायर कौन कौन है, हमारे शिपर कौन कौन है, हम क्या प्रोडक्ट्स बेचते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक काउंट कितना है, यूनिट प्राइस कितना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक टेबल को समझा देता हूँ। सबसे पहली टेबल है कैटेगरीज टेबल। कैटेगरीज टेबल का क्या काम है? कैटेगरीज टेबल का काम है जिस कैटेगरी में कस्टमर्स प्रोडक्ट को, जिस कैटेगरीज में ये कंपनी ट्रेडिंग करती है, तो ये प्रोडक्ट की कैटेगरी है। जैसे बेवरेजेस है, कंडीमेंट्स है, कन्फेक्शंस है, जैसे ये ना लिखा हुआ है स्वीट एंड सेवरी सॉसेज, स्प्रेड्स एक्सेट्रा। बेवरेजेस में सॉफ्ट ड्रिंक, कॉफ़ी, चाय, बियर, ये सब आ जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में इनका चीज़ है। कन्फेक्शंस में इनके डेजर्ट्स हैं, कैंडीज़ हैं। ग्रेन सीरियल में ये ब्रेड, क्रैकर्स, पास्ता वगैरह है। मीट, पोल्ट्री में प्रिपेयर्ड मीट है, ऐसा। तो ये कैटेगरी हो गई। ये इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों ने अलग से जोड़ा हुआ, बिजली के झटके प्लस, ये अभी हम हटा देते हैं इसको। तो ये जैसा आप देख रहे हैं PHP माई एडमिन से हम इस डेटाबेस में डेटा ऐड या डिलीट भी कर सकते हैं। और ये भी वैसा एक्सेल जैसा ही एक टैबुलर फॉर्मेट है। यहाँ पे ये जो सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये हमें इनको हम कॉलम कहते हैं। ये जो हेडर्स दिख रहे हैं ये कॉलम है,
और इनमें जो ये रोज हैं ये डेटा है। हर रो की एक यूनिक आईडी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस आईडी को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। और ये सब आगे आप जब एसक्यूएल पढ़ेंगे तब, मैंने आपको जैसे कहा कोर्स मैंने दे दिया, तो उसमें आपको ये सब समझ में आएगा। बट अभी आपको ये समझना है कि एक कंपनी किस कैटेगरी में सामान को ट्रेड करती है, ये उसकी कैटेगरी के नाम है। फिर अब देखो यहाँ कैटेगरी आईडी कॉलम है, ध्यान से देखो, और फिर प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की आईडी, उधर हर बार जब कोई हम एंट्री कर रहे हैं, हर बार जब कोई हम ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी एक आईडी लगा ले रहे हैं, उसकी एक आईडी बना ले रहे हैं जो यूनिक है। यानी अगर जैसे बेवरेजेस की आईडी 1 है तो किसी और कैटेगरी की आईडी 1 नहीं हो सकती। उसी तरह प्रोडक्ट टेबल में भी यही हो रहा है, हर प्रोडक्ट की अपनी यूनिक आईडी है। अगर किसी प्रोडक्ट की आईडी 2 है, चैंग, तो किसी और प्रोडक्ट की आईडी 2 नहीं हो सकती। एक यूनिक वैल्यू है, एक डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अब देखिए कैटेगरी के आगे, प्रोडक्ट के आगे भी एक कैटेगरी आईडी लिखी है। तो इससे क्या हो रहा है कि रिलेशन बनाया जा रहा है। इस टेबल में, प्रोडक्ट्स टेबल में और कैटेगरीज टेबल में एक रिलेशन है। ये जो कैटेगरी आईडी कॉलम है ये इन दोनों का रिलेशन है। यानी इससे हम पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। और यहाँ कैटेगरी का नाम स्टोर करने की जगह पे उसकी आईडी स्टोर की गई है। अब आप लोग अपना मर्ज वाला चैप्टर याद करिए। मर्ज वाले चैप्टर में भी हमने यही सिखाया था कि अगर दो टेबल में कोई ऐसा एक कॉलम होता है जो कॉमन होता है, फिर से बोल रहा हूँ, अगर दो अलग अलग टेबल में कोई एक ऐसा कॉलम होता है जो कॉमन होता है, तो उन दोनों टेबल को हम आपस में मर्ज या ज्वाइन कर सकते हैं। एसक्यूएल की भाषा में उसे हम ज्वाइन करते हैं और पांडास की भाषा में मर्ज, और मर्ज करके एक बड़ा टेबल बना सकते हैं जिसमें इसकी और उस टेबल की दोनों की वैल्यूज होंगी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये रिलेशनल टेबल्स हैं। और यहाँ पे डेटाबेस टेबल्स रिलेशनल होते हैं और इसका नाम पड़ा है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। सो ये याद रखिएगा। तो आज आपका पहला काम तो ये होगा कि आप लोग सब लोग XAMPP को डाउनलोड करेंगे और एनाकोंडा नेविगेटर को डाउनलोड करेंगे। एनाकोंडा नेविगेटर और XAMPP जब आपके डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाएंगे, तो फिर आप XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करके इन दो मॉड्यूल को रन कर लेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। और जब ये स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ एडमिन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है ये डेटाबेस मैं आप लोगों को दे दूंगा। इसकी एक फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा। उस फाइल को कैसे इंपोर्ट करना है आपको यहाँ से न्यू जाना है, न्यू, और न्यू डेटाबेस बनाना है। इसका डेटाबेस का नाम हम लोग रखते STP, कुछ भी नाम रख लेते हैं, तो हमने रख दिया STP ट्रेडिंग DB, और बस इसको क्रिएट कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, इसे ऐसे क्रिएट कर लेना है। अब ये डेटाबेस यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ से एक इंपोर्ट पे चले जाना है। तो देखिए ये SQL फाइल है, देखिए दिख रहा है, नॉर्थविंड SQL। ये इस तरह से फाइल होती है। यहाँ पे जब टेबल बनाना होता है तो क्रिएट टेबल कमांड लिख के टेबल बनाया जाता है। टेबल में जब डेटा इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट इनटू लिख के बनाया जाता है। तो ये सब SQL क्वेरीज है। तो ये एक पूरी फाइल है जिसमें डेटा भी है, ये देखिए।
तो ये इंसर्ट इनटू कस्टमर्स करके, तो ये पूरा डेटा है जो उस टेबल में इंसर्ट किया जा रहा है, जिस टेबल में ये सारे कॉलम हैं, कस्टमर आईडी, कंपनी नेम, कॉन्टैक्ट नेम एक्सेट्रा। तो अभी हमें करना क्या है, जब हमारा ये फाइल अभी मैं आपको शेयर कर दूंगा एसक्यूएल फाइल, तो आपको यहाँ से इंपोर्ट पे जाना है और चूज फाइल करना है। जैसे मेरे कंप्यूटर में डाउनलोड्स में है वो फाइल, तो मैं उसे सिंपली चूज कर लूँगा। तो ये देखिए मैंने सेलेक्ट कर ली वो फाइल, चूज कर लिया और इसे सिंपली इंपोर्ट कर लिया। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक करके ये डेटाबेस क्रिएट कर लिया। वो फाइल अभी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, तो वो बस आपको इंपोर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा इंपोर्ट सक्सेसफुली फिनिश्ड, 49 क्वेरी एग्जीक्यूटेड। और फिर देखिए इसमें ये सारे टेबल आ गए। तो अब देखिए ये यहाँ पे सारे टेबल आ गए, ये सारा डेटा आ गया। और इसमें ऑर्डर में कस्टमर क्या क्या ऑर्डर कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय उस ऑर्डर को रिसीव कर रहा है। अब जैसे कोई एम्प्लॉय की आईडी 5 है, तो उसका डेटा यहाँ पे दिया है। इनका नाम स्टीवन बुकानन है, सेल्स मैनेजर है। अगर हमारे पास कस्टमर्स का डेटा है तो देखिए कितना डिटेल है, कस्टमर कौन से सिटी का है, कौन से रीजन का है, उसकी कंट्री क्या है। अब ये एक्चुअली यहाँ पे इंडिया लिखा है, वो एक्चुअली मैक्सिको है, वो मैं बाद में सही करवा दूंगा। हम लोग कुछ टेस्ट कर रहे हैं। तो ये सप्लायर्स का डेटा है, जो लोग हमें आइटम्स को सप्लाई करते हैं, जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं। ये शिपर्स का डेटा है। और इससे जुड़ी फिर बहुत सारी बिजनेस एनालिसिस और डेटा एनालिसिस, सेल्स फोरकास्ट, ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो पहले तो आप लोग को यहाँ तक का स्टेप कंप्लीट कर लेना है। और अब आती है मेन बात, जब एक माई एसक्यूएल डेटाबेस, जब एक माई एसक्यूएल डेटाबेस या कोई भी एसक्यूएल का डेटाबेस एनी सर्वर पे रन करता है, किसी भी सर्वर पे जब कोई डेटाबेस रन करता है, तो उसके 4 क्रेडेंशियल्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। होस्ट, यूजर नेम, ये आप लिख लीजिए कहीं पे, पासवर्ड और डेटाबेस नेम। होस्ट का मतलब होता है वो आईपी एड्रेस जहां पे हमने उसको इंस्टॉल किया है। यूज़र नेम का मतलब होता है ऑब्वियसली आईडी, जैसे आपकी कहीं पे भी आप लॉगिन करने के लिए आईडी और पासवर्ड आपको चाहिए, तो वो आपको आईडी पासवर्ड चाहिए होता है। और डेटाबेस नेम तो जो अभी जैसे हमने अभी जस्ट क्रिएट किया, देखिए हम लोगों ने डेटाबेस का नाम क्या रखा, एसटीपी ट्रेडिंग डीबी, ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। होस्ट का जो आईपी एड्रेस है वो देखिए यहाँ पे लिखा होता है, तो वो आईपी एड्रेस हम यहाँ पे कर दें। ये लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है। इसका मतलब है कि जो हमारी ये फाइल है वो इस आईपी, यानी जो हमारा डेटाबेस है वो इस सर्वर पे होस्ट हो चुका है, इस सर्वर पे है, और उसे हम लोग इस नाम से बुला रहे हैं। और इसको अब ऐसे तो कोई भी एक्सेस कर लेगा उस डेटाबेस को, तो कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए उसके लिए एक आईडी और पासवर्ड रखा जाता है। जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है उसमें रूट यूज़र नेम होता है, ये जैम के केस में होता है, और पासवर्ड कुछ भी नहीं होता, ब्लैंक होता है।
तो ये 4 क्रेडेंशियल्स हैं, HUPD, होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस। होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस, ये 4 चीजें होती हैं। सो ये 4 वैल्यूज आप जरूर याद रखिएगा। ये सर्वर टू सर्वर देखिए बदलते रहते हैं। जैसे आप कभी किसी और डेटाबेस को एनालाइज कर रहे हैं, या जब कभी कोई कंपनी आपको कहेगी कि हमको इस डेटाबेस पे एनालिसिस करनी है, तो एटलीस्ट आपको वो ये 4 चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएगी। सो जब आपको ये चारों चीज़ें पता है, क्रेडेंशियल्स पता है, तब आप कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप पावर BI, टैबलो, ऑल्टरिक्स या किसी भी अदर डेटा एनालिसिस टूल के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं, तब पर भी आपको ये क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे। सो ये एक और वेबसाइट है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि इसका नाम दिया है db4free.net। अगर मान लीजिए आप इतना सारा कुछ नहीं करना चाहते कि जैम डाउनलोड करें, फिर आप जो है उसके बाद यहाँ से एनाकोंडा को इंस्टॉल करें, तो फिर आप इस पे भी एक डेटाबेस बना सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि MySQL सर्वर ये हमें फ्री में देंगे, और जब आप यहाँ पे कहेंगे ठीक है MySQL सर्वर हमें फ्री में दीजिए, क्रिएट एन अकाउंट करते हैं, तो अकाउंट में भी देखिए ये क्या कह रहे हैं, डेटाबेस का नाम, यूज़र का नाम, पासवर्ड, ये 3 चीज़ें हमसे कह रहे हैं, और सर्वर ये हमें बाद में बताएंगे कि इनका सर्वर क्या है। तो आप लोग इसको भी कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए, मगर आपको अगर पांडास वगैरह से कनेक्ट करना है तो आपको रिमोट चाहिए, और उसके लिए हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। अब हम लोगों ने डेटाबेस को क्रिएट कर लिया है। ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ है जो एक बार में पूरी नहीं समझ में आ रही होगी आप लोग के। जब आप वीडियो को दोबारा देखेंगे, प्रोसेस को दोबारा देखेंगे, हो सकता है आपके डाउट्स भी आए, तो आप ज़रूर बताइए डाउट्स क्या आ रहे हैं। तो जब आप इस स्टेज तक आ जाते हैं कि आपका डेटाबेस अप एंड रनिंग है, तो आप अपने जुपिटर नोटबुक पे आइए, और यहाँ से जैसे मैं डाउनलोड्स में आ जा रहा हूँ, और अपने डाउनलोड्स फोल्डर में मैं यहाँ पे एक पाइथन 3 नोटबुक को ओपन कर ले रहा हूँ, और इसका नाम रख ले रहा हूँ कनेक्ट विद MySQL, और इसको, ये मेरे नोटबुक का नाम हो गया। और एक लाइब्रेरी यहाँ से इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंपोर्ट MySQL डॉट कनेक्टर। तो देखिए ये कह रहे हैं कि ये लाइब्रेरी हमारी, इस नाम से कोई लाइब्रेरी हमें नहीं मिल रही है। डैश कनेक्टर करते हैं, ठीक है, कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो यहाँ पे इंपोर्ट करने पे नहीं आ रही है, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता इंपोर्ट पांडास, तो फिर मुझे एरर नहीं आता, क्योंकि ये लाइब्रेरी हमारे पास इंस्टॉल्ड है पहले से। पर कोई लाइब्रेरी अगर हम लोग लिख रहे हैं जैसे MySQL डॉट कनेक्टर समथिंग इस तरह से, तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं आ रहा हमारे पास। तो इस टाइप का अगर केस है, तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से, क्योंकि हम लोग एनाकोंडा में हैं, तो हमें एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करना होता है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है एनाकोंडा का, जो एनाकोंडा नेविगेटर हमने इंस्टॉल किया है, उसका कमांड प्रॉम्प्ट है। और यहाँ पे हम लिखेंगे पिप इंस्टॉल
माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर, यहाँ पे हम डैश कनेक्टर लिख रहे हैं। पिप इंस्टॉल, ये कमांड भी मैं कॉपी कर लेता हूँ। पिप का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉल पैकेज या पाइथन इंस्टॉलर पैकेज, यानी जब कोई एडिशनल पैकेज हमें इंस्टॉल करना होता है पाइथन में, तो उसके लिए हम पिप का यूज करते हैं। और इंस्टॉल तो आपको पता ही है कि हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ऐसा लिख देते हैं। अब इससे जो है ये हमारे कंप्यूटर को देखिए वो डाउनलोड कर रहा है, और यहाँ से पूरा इंस्टॉल कर चुका है, और यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, सक्सेसफुल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम ये करते हैं तो हमारा एरर चला गया। एक चीज जो आपको याद रखनी है, एनाकोंडा के समय आपको लिखना है, जहाँ पे नेविगेटर में लिख रहे थे वहां पे लिखना है पिप इंस्टॉल माई एसक्यूएल डैश कनेक्टर। जैसे इसका नाम है कि पाइथन से माई एसक्यूएल को कनेक्ट करें, और जब हम पाइथन में काम करेंगे तो डॉट कनेक्टर लिखना है। ओके, ये दो चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे कनेक्शन बनाएंगे, क्योंकि हमारा पाइथन एक अलग सर्वर पे रन कर रहा है। ये देखिए, अलग सर्वर अलग पोर्ट पे रन कर रहा है। ये इसका सर्वर है जहाँ पे पाइथन रन कर रहा है। ऑल्दो इनका आईपी एड्रेस सेम है, पर ये इस पोर्ट पे रन कर रहा है, और ये जहाँ पे रन कर रहा है उसका अलग पोर्ट है। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये अलग है, देखिए 3306। अपाचे जिस पे रन कर रहा है वो 80 पोर्ट पे है, और यहाँ जहाँ पाइथन जिस पे रन कर रहा है वो 8888 है। तो अलग अलग पोर्ट पे रन कर रहे हैं लोग, तो इन पर कनेक्शन बनाना पड़ेगा। कनेक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट। ये इसका कमांड है, ये लाइब्रेरी का नाम है माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर। इस लाइब्रेरी में एक कनेक्ट नाम का मेथड है, जिसमें आप लिखते हैं होस्ट यूजर पासवर्ड डेटाबेस HUPD। आपका होस्ट क्या है? तो होस्ट का हमारा आईपी एड्रेस था 127.0.0.1, जो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे रन कर रहा है। यूज़र, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रूट होता है। पासवर्ड जैसा मैंने बताया कुछ नहीं होता है। और डेटाबेस का नाम जिससे हमें कनेक्ट करना है, जैसे ये STP ट्रेनिंग DB। ऐसा करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, और कोई भी एरर नहीं आया। पासवर्ड जैसे मैं लिख देता हूँ 123, एरर आ गया। पासवर्ड जो है वही लिखना पड़ेगा, यानी हमारे कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। और इसका पूरा प्रोसेस भी, पूरा कोड कॉपी करके भी मैं भेज दूंगा आपको। तो हम लोगों ने सबसे पहले जैम को इंस्टॉल किया। जैम को इंस्टॉल करने के बाद अपाचे और माइस्क्वेल को रन किया। यहाँ से हमने एडमिन को रन किया, तो ये PHP माई एडमिन खुल गया, जिसके थ्रू हम डेटाबेस बना सकते। यहाँ से हमने न्यू पे क्लिक करके एक डेटाबेस का नाम लिखा, और फिर उसमें इंपोर्ट में चले आए, और यहाँ से चूज फाइल की, और ये वाली SQL फाइल सेलेक्ट कर ली जिसमें पहले से डेटा हम लोग को मिला हुआ है। और इस तरीके से हमारा ये डेटाबेस बन के तैयार हो गया। अब इस डेटाबेस का एक सर्वर है, यानी होस्ट है, होस्ट एड्रेस है, जिसका खुद का नाम है और यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ये चारों डिटेल हमने ले ली। उसके बाद जो एनाकोंडा नेविगेटर हम रन कर रहे हैं,
उसकी जुपिटर नोटबुक को हमने ओपन कर लिया, उसे हम अपने कंप्यूटर के एक फ़ोल्डर में चले गए जहाँ पे हमने एक न्यू पाइथन फाइल ओपन की। इस न्यू पाइथन फाइल में हमने इंपोर्ट माईएसक्यूएल कनेक्टर किया। हमारे कंप्यूटर में माईएसक्यूएल कनेक्टर नहीं था क्योंकि ये इंस्टॉल ही नहीं था, तो इसलिए हमने एनाकोंडा प्रॉम्प्ट को ओपन किया यहाँ से। जब एनाकोंडा आप इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा नेविगेटर और एनाकोंडा प्रॉम्प्ट दोनों ही इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। आगे चल के जब आप पाइथन के थ्रू डेटा साइंस के लिए या मशीन लर्निंग के लिए या जो भी आप आगे अपना करियर इस फील्ड में अगर बनाते हैं तो आपको बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ता है। और यही पाइथन की सबसे बड़ी बेनिफिट है। पाइथन का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि इसकी कम्युनिटी इतनी बड़ी है, इसमें इतनी सारी लाइब्रेरीज हर रोज़ बन रही हैं, इतनी सारी रिसर्च हो रही है कि ये लाइब्रेरीज हमारे काम को बहुत आसान कर दे रही हैं। हम पाइथन के थ्रू किसी भी एसक्यूएल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो एमएस एसक्यूएल हो, चाहे वो पोस्टग्रे एसक्यूएल हो या नो एसक्यूएल के कोई डेटाबेस हो, बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम जिस डेटाबेस से कनेक्ट कर रहे हैं वो माई एसक्यूएल। तो ये माई एसक्यूएल जो है यहाँ से हमने किया और इसके बाद में देखिए ये कनेक्ट हो गया आपको। सो पहले आपने कनेक्टर को इंपोर्ट किया, फिर कनेक्शन बनाया, यानी उस सर्वर के उस डेटाबेस को आप यहाँ पे पाइथन में ले आए। फिर आप जो है एक कर्सर बनाते हैं। कर्सर का मतलब ये है कि वहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरीज को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, मान लीजिए हमें सारे कस्टमर का डेटा पढ़ना है, तो यही एक डिफ़ॉल्ट कमांड होता है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। सेलेक्ट का मतलब होता है, इसका मतलब ही होता है चुनना। यहाँ पे इसका मतलब है प्रिंट करके दिखाओ कस्टमर के सभी कॉलम। स्टार का मतलब होता है सभी कॉलम, ऑल कॉलम। सो हम इसको कह देते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। अब जैसे यहाँ पे हमने कनेक्शन का नाम जो है वो CONN रखा है, ठीक है। सो जहाँ तक का देखिए हम लोग का कनेक्शन क्रिएट हो गया था। इसके बाद हम लोग इंपोर्ट पांडास SPD करते, जैसे हमारा पांडास जो है इंपोर्ट हो गया। और फिर जैसे हम लोग डेटा फ्रेम बनाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को SQL पढ़ना है तो हम लोग रीड SQL यूज़ करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने रीड एक्सेल या रीड CSV या रीड जेसन किया। और जो कमांड हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, मान लीजिए हमें कस्टमर्स का डेटा यहाँ पे रीड करना है और बस यहाँ पे ऐसे जो आपका कनेक्शन है उसे आपको यहाँ पे लिख देना है, जो वेरिएबल में आपका कनेक्शन है। ये बस 2 पैरामीटर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब ये क्या करेगा कि इस कनेक्शन में, यानी इस पूरे सर्वर में, ये इस कमांड को रन करेगा और ये कमांड हम लोगों को ये आउटपुट देगी, ऐसा टैबुलर डेटा। और वो टैबुलर डेटा वापस से डेटा फ्रेम में स्टोर हो जाएगा और हम लोगों को यहाँ पे, अब जैसे हम लोग डेटा फ्रेम देखते हैं तो ये हमें डेटा फ्रेम मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो SQL का डेटा था, जो जैसा डेटा यहाँ पे दिख रहा था, जो टेबल में था, वो यहाँ पे मिल जाएगा। हम कुछ भी देख सकते हैं, जैसे अगर हमें प्रोडक्ट्स को देखना है तो इसको रन करेंगे तो यह प्रोडक्ट का डेटा आ गया। सो क्योंकि इस वाले ट्यूटोरियल या इस वाले चैप्टर में बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो आप लोगों को पहले एक एक करके जो मैंने सारे स्टेप बताए वो आप लिख लीजिए। पहले आप ये दोनों सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए और जब आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए तब हम लोग फिर आगे
इसको बढ़ाएंगे और फिर आप ये वाला पूरा प्रोसेस कीजिए और हमें बताइए कैसा रहा।